ज्ञान, बयान और बखान मौजूदा सियासत में सफलता के ये तीन मूल मंत्र हैं। ज्ञान वोटरों के लिए, बयान उन्हीं वोटरों को एकजुट करने के लिए और बखान उन्हीं वोटरों को सहेजने के लिए। तो आज चलते चलते हम जिस मेहमान के पास पहुँचे हैं वो ज्ञान, बयान और बखान, ये जो तीनों सियासत के रस हैं उसको रसिक कह सकते हैं इनको। यूपी सरकार में मंत्री हैं गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार जी। वैसे तो इनका जो मंत्रालय है वो मिठास वाला है, लेकिन इनके बयान बड़े कड़े होते हैं। कई बार तो कुछ वर्ग को बड़े बुरे लग जाते हैं। मंत्री जी इतना कड़वा क्यों बोलते हैं आप? मैं तो हमेशा ही मीठा बोलता हूँ, लेकिन सुनने वाला जो होता है, जैसे आँखों की नज़र है, आँखों से किसी को देखो तो अच्छा दिखेगा, खराब देखो तो खराब दिखेगा। और अच्छा सोचो तो अच्छे दिमाग में विचार आएंगे और खराब सोचो तो खराब विचार आएंगे। तो यही मैं बोलता तो अच्छा हूँ, लेकिन जिन लोगों को अच्छा सुनने की आदत ही नहीं है तो उनको खराब लगता होगा, तो उसकी मैं चिंता नहीं करता। विशेष वर्ग मैं इसमें जोड़ देना चाहूँगा, उस वर्ग के खिलाफ आप इतने आक्रामक क्यों रहते हैं? देखिए, मैं किसी वर्ग विशेष के खिलाफ आक्रामक नहीं रहता, लेकिन मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि भारत में ही रह के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारा हमारे देश में जब लगता है तो निश्चित रूप से हर भारतवासी का दिल खोलता है। और इसको सपोर्ट करने वाले दल, ये दोनों की विचारधारा सेम है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। कसाब को फांसी होती है तो कहते हैं कि कितने कसाब मारोगे हर घर में कसाब पैदा होगा, ये कहते हैं ना, एक नारा इसी तरह का भी लगा था। तो उस पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप कसाब पैदा करने का तो छोड़िए, हर घर में चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो गया, हर घर में सरदार भगत सिंह पैदा हो गया, हर घर में सुभाष चंद्र बोस पैदा हो रहे हैं। और भारत का हर नौजवान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में देश के लिए अपनी जान देने को तैयार बैठा है। तो आपने भारत विरोधी नारों का जिक्र किया और ये भी बताया कि इसको समर्थन है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। दिल्ली में शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ जेएनयू में। उसमें तमाम तरीके के नारे लगाए गए, प्रधानमंत्री को लेकर भी आपत्तिजनक शब्द बोले गए। आपको क्या लगता है कि ये कौन फीड कर रहा है सारी चीज़ें? देखिए, जेएनयू में ही ये नारा लगाया गया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो दोनों दल हैं, ये समाजवादी दल नहीं बल्कि ये कंपनियां तरह की हैं। समाजवादी और कांग्रेस, इन दोनों के नेता इस तरह के लोगों को पोषित करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जो भारत विरोधी ताकतें हैं, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि इनके लिए फंडिंग भी कहीं ना कहीं किसी बैकडोर से करती हूँ, लेकिन इस देश की 140 करोड़ जनता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं तो पूज्य उनको बोलता हूँ, आदरणीय पूज्य मोदी जी के साथ है और हमेशा रहेगी। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने कभी नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। उन्होंने जो भारत में जन्मा है, जो भारत माता का सपूत है, उस सब के लिए काम करने का काम किया है। एक यूनिवर्सिटी से ऐसे नारे लगाए जाना कितना चिंताजनक है सियासत के लिए? देखिए, सियासत में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सियासत में विकास, एजेंडा विकास का है, विचारधारा है, और वो विकास डबल इंजन सरकार ने करके दिखाया है। देश में पूज्य प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी ने, और उत्तर प्रदेश में हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी ने ये करके दिखाया है। आपने यूपी का जिक्र किया। यूपी में अभी एसआईआर के आंकड़े आए हैं, ड्राफ्ट जो जारी हुआ है, करीब 2,89,00,000 से ज़्यादा वोटर कटे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखिए, एसआईआर में जिस समय ये पहले वोटिंग होने का, ये बहुत लंबे समय के बाद ये समय आया कि हम वोटर लिस्ट को सही करें। जब समाजवादी पार्टी की 4 बार की सरकार रही, हर साल नए वोट बनना, नए वोट जुड़ना, इन्होंने फेक वोट बनवाए, फेक वोट इन्होंने जुड़वाने का
वोटर लिस्ट में काम किया। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये काम चुनाव आयोग का है, ये किसी दल का नहीं है। चुनाव आयोग ने SIR लाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये सब मिल करके SIR पे हम लोगों ने काम किया है और लगातार हम लोग काम कर भी रहे। SIR में जो आंकड़े आए हैं, ये नाम कटे हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी कह रही कि जितने भी वोटर कटे हैं सारे बीजेपी के। देखिए, समाजवादी पार्टी को चिंता किस वोट की है? जो नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोटर जय श्री राम, हर हर महादेव और जय माता दी, सनातनी विचारधारा है हमारी। तो आपको क्या लगता है कि आपके वोटर नहीं है ये? नहीं, हमारे वोटर हैं, तो अभी हमारे पास टाइम है। हम उनको, अगर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और अगर वो किसी वजह से छूट गया है, तो हमारा बूथ स्तर तक संगठन है और हमारे संगठन के कार्यकर्ता, पूरा संगठन मिल करके, जनप्रतिनिधि मिल करके उन वोटों को जोड़ने का काम करेंगे। ये लोग ऊपर से तो विरोध करते हैं। SIR का विरोध किसने किया? अखिलेश यादव ने किया। SIR का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो ये लोग विदेशी ताकतों को, विदेश से आए हुए लोग, बांग्लादेश से आए हुए लोग, घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझते हैं और इनके वोट बैंक को, उन घुसपैठियों को चुन चुनकर SIR के माध्यम से निकाला जा रहा है। सिर्फ लखनऊ की बात की जाए तो 12 लाख से ज़्यादा वोटर कटे हैं और बीते 2-3 महीनों से लखनऊ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कहीं इन दोनों का कनेक्शन तो नहीं है? देखिए, ये एक जांच का विषय है। जो घुसपैठिए चिन्हित किए हैं, जो आए हैं संज्ञान में, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। और जहाँ जहाँ भी घुसपैठिया होंगे और जो भारत के प्रति अच्छी सोच नहीं रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश के प्रति, देश के प्रति जिनकी सोच विचारधारा अच्छी नहीं होगी, वो भारतीय नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं दूसरे देश से उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक होगा। यूपी के जिन शहरों में सबसे ज़्यादा वोटर काटे गए हैं वोटर लिस्ट से SIR के थ्रू, उसमें ज़्यादातर शहर वही है जहाँ पे घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है, अवैध धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ये सारा कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ तो नहीं है? हो सकता है। मैं इस पे स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह का आंकड़ा या वो नहीं है। लेकिन जो आप बात कह रहे हो, मैं आपकी बात पे सहमति जता रहा हूँ कि हो सकता है कि इस तरह पॉसिबल हो। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार में एक एक घर में 25-80 गज का घर बना हुआ है, 200 वोटर उस घर के फेक बने हुए हैं और वो फेक वोटर को काटा गया। तो चुनाव आयोग ने काटने का काम किया। झांसी में हाल ही में सराफा के जो व्यापारी हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब जो गहने की दुकानों में जितने भी औरतें आएंगी, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो या घूंघट में हो या बुर्के में हो, उनको पर्दा हटाना पड़ेगा, तभी गहने दिए जाएंगे। हवाला दिया गया सुरक्षा का। लेकिन अब मौलाना खफा हो गए, कह रहे कि भाई ये तो महिलाओं का अधिकार छीना जा रहा है, अब यूपी में ये सब भी होगा। देखिए, मौलाना के बाद से देश नहीं चलता। देश संविधान से चलता है, प्रदेश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जिन मौलाना साहब ने ये बात कही है, मैं उन्हीं से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर उनकी सर्राफे की दुकान हो और भगवान ना करे कोई इस तरह की लूट की घटना हो जाए, कोई बुर्का पहन के आ जाए, जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही हो, बुर्का तो कोई भी पहन सकता है, जो लुटेरा होगा अपना वेश बदल सकता है, और वो कोई लूटपाट करके भाग जाए तो फिर सुरक्षा पे कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम सबके लिए उन्होंने कहा कि आप अपना नकाब हटा करके आइए, आप अपना घूंघट हटा करके आइए। ये विशेष वर्ग के लिए नहीं बोला गया है और विशेष वर्ग बेवजह की इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ना करे, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से ना देखे, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा की दृष्टि से ये उनका जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, ये उनका निजी वक्तव्य है, लेकिन इस वक्तव्य पे मैं सहमति व्यक्त करता हूँ कि ये ठीक बयान है उनका। बरेली में आपने एक नारा दिया था 80 और 18 वाला, बड़ा वायरल हुआ था।
आपको लगता है कि सियासत में ऐसे बयान ठीक हैं तो सोशल फैब्रिक को खराब करने वाली चीज नहीं, मैंने अगर जय श्री राम कहना अपराध है तो जो इसको अपराध समझता है समझता रहे। मैं जय श्री राम हमेशा बोलता रहूँगा। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि कुछ लोग अपना नारा जो है बहुत जोर से लगाते हैं। हाँ। वो उनकी आबादी कम है। हाँ। वो जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? वो जय श्री राम बोल के दिखाया ना, उनको किसी ने मना किया है। तो हम अगर अपने लोगों को हमारे लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, इस सवाल को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। क्या बीजेपी को 18% मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? क्योंकि पसमानदा मुसलमानों के लिए बीजेपी बहुत कुछ कर रही है। मुसलमान भी अब मोदी जी के प्रति थोड़ा अपनी सोच बदल रहे हैं। पसमानदा मुसलमान विशेष तौर पे उनका मानना है कि नहीं, बीजेपी हमारे लिए कुछ कर रही है। देखिए, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को लेके आगे बढ़े हैं। डबल इंजन सरकार आगे बढ़ी है। हमने कोई ऐसी योजना हमारी नहीं है कि जिसका लाभ केवल एक वर्ग को या किसी विशेष वर्ग को हो। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा ये है, उनको हिंदू वोट नहीं चाहिए। उनके काम से लगता है, उन्होंने कब्रिस्तानों की तो अपनी सरकार में बाउंड्री करवाई, लेकिन किसी शमशान घाट पे एक ईंट नहीं लगवाई। दूसरा, उन्होंने इतना बड़ा गाजियाबाद के अंदर हज हाउस या क्या कुछ बनवाने का काम किया था, मैंने वो बिल्डिंग देखी थी। और कांवड़ियों पर, कांवड़ वालों पर लठ बजवाने का काम किया। सड़क पे नमाज पढ़ी जाती थी, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं था। लेकिन अगर हमारे कांवड़िये, हमारे नौजवान सावन के पवित्र माह में कांवड़ भरने जाते थे और अगर उन्होंने डीजे बजा दिया तो कांवड़ यात्रा है, कोई शव यात्रा थोड़ी है। ढोल धमाके नगाड़े बजेंगे, उनके ऊपर लाठी पड़ती थी। तो हमको तो सबका वोट चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी को हिंदुओं का वोट इससे साफ लगता है कि हिंदुओं का वोट उनको नहीं चाहिए। लेकिन अब तो अखिलेश यादव ने अपना फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दिया। पहले एमवाई की बात करते थे, अब पीडीए की बात करने लगे। देखिए, ये वो लोग हैं कि ये कब क्या फार्मूला चेंज करें, इनको उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता समझ गई है। इनके पीडीए का मतलब भी समझ गई है। मुझे बताइए, अखिलेश यादव खुद सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पत्नी उनकी सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी, उनके भाई धर्मेंद्र यादव जी सांसद, उनके भाई आदित्य यादव जी सांसद, उनके भाई उनके चाचा श्रीमान शिवपाल यादव जी विधायक, और भी कुछ नाम होंगे तो शायद मैं भूल रहा हूँ हैं। तो तमाम एक ही परिवार के लोगों का विकास क्यों, बाकी यादव नजर क्यों नहीं आते, बाकी पिछड़े नजर क्यों नहीं आते? 5-5 लोग सदन में, 6-6 लोग एक ही परिवार के, एक खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोई पिछड़ा दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना पार्टी का। अगर पिछड़ों की इतनी चिंता है तो अखिलेश यादव बना दे किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी को बना दे प्रदेश अध्यक्ष, किसी को बना दे अपनी पार्टी की कमान देके देखे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्यों बनते हैं? किसी दूसरे पिछड़े को क्यों नहीं कहते कि आप मुख्यमंत्री बनोगे? किसी और जात को क्यों नहीं कहते? ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि मोहन यादव जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी यादव ना देख करके सीएम बनाया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हमारे तमाम ऐसे उदाहरण हैं। पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कोई दूसरे परिवार, किसी दूसरे यादव को या किसी दूसरे पिछड़े को कभी मौका दिया ही है? तो ये पीडीए की बात नहीं करते, ये परिवार डेवलपमेंट, अपना परिवार के विकास की बात करते हैं। वो परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन है, उसको पूरा उत्तर प्रदेश समझ गया है। आपने कहा कि ये पीडीए की बात नहीं करते, लेकिन आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। संजय सिंह गंगवार को नाराए तकबीर से क्या दिक्कत है? मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और हिंदू हूँ और सनातनी हूँ। जय श्री राम का नारा लगाऊंगा। कभी नारे तकबीर और इस तरह के नारे ना मुझे लगाने आते हैं, ना मैं इन सब चीजों को पसंद करता हूँ। कोई और लगाएगा तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना? लगाएं, लेकिन सीमाओं में रह के लगाएं। नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, ना कि सड़क पे पढ़नी चाहिए। हम सड़क पर स्कूल के बच्चे जाम में फंस रहे हैं, एम्बुलेंस जाम में फंस रही है, आपने जहां देखा वहीं बिछाया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। ये गलत है। आप
की बात करते हैं, अब सियासत की बहुत सारी बात कर ली, आपसे जुड़ी सियासत की बात करते हैं। पीलीभीत में आपको लोग संजय भैया कहते हैं। पीलीभीत के विकास के लिए आपने कुछ बड़े काम किए हो, वो कैमरे पे बताना चाहें अगर आप। देखिए, पीलीभीत में मैं पीलीभीत मेरा परिवार है, और पीलीभीत जो मेरा परिवार है, मैं बहुत सामान्य से परिवार से आता हूँ। किसान के घर में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी चीनी मिल में नौकरी करते थे। हमेशा रहा कि लोगों की सेवा करूंगा। पीलीभीत की जनता ने समाजवादी पार्टी के 3 एमएलए जिता करके दिए। लूट खसोट के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा, गुंडागर्दी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। और जब उत्तर प्रदेश में कमल खिला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी बने, तो मैंने पीलीभीत की जनता की ओर से उनको एक पत्र सौंपा। 17 से 22 वाले कार्यकाल में 18 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए थे, उनमें एक मेरे पीलीभीत का मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत हुआ। आज वहाँ की ओपीडी जाकर के आप देखो, लाखों रुपया पीलीभीत के किसानों का, गरीबों का, जो प्राइवेट नर्सिंग होम में 500 रुपये के पर्चे में इलाज कराते थे, लगभग इतनी फीस मैं मान सकता हूँ कि 500 रुपये के आसपास किसी प्राइवेट नर्सिंग होम के पर्चे की फीस होगी, वो आज फ्री में जाकर के अपना इलाज करा रहे हैं। आज सड़कें अच्छी हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया, पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि टाइगर रिजर्व है, अभी चूका में टेंट सिटी भी बनने की स्वीकृति हो गई, आपने देखा होगा। बिल्कुल। शहर के एंट्रेंस पतले थे, वो हमने काम किया। शहर के बाहर फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, तमाम पुलों का भी काम हम लोगों ने किया। तो हम कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार का विकास का मुंह पीलीभीत की तरफ भी पूरी तरह खुला रहा, और पीलीभीत को बहुत कुछ डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया। एक सवाल मेरा इससे ही जुड़ा है, ये संजय भैया वाला कनेक्शन कैसे जुड़ा जनता से आपका? देखिए, मैं पीलीभीत को मैंने कहा कि मेरा परिवार है। मैं मंत्री होना और ये सब होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता होना मेरे लिए सबसे बड़े गर्व और गौरव की बात है। और मैं कार्यकर्ता बन के ही काम करता हूँ, लोगों के दुखों में शामिल होता हूँ, लोगों को के हृदय में मैं ईश्वर की कृपा से अपनी जगह लोगों ने बिठाया है। और मेरा मूल मंत्र है कि पीलीभीत में का विकास। तो लोग प्यार से पहले से ही संजय भैया बोलते हैं। अब वो संजय भैया ही हूँ तो संजय भैया ही बोलेंगे, भाई को भाई बोलेंगे, भाई को और तो कुछ बोलेगा नहीं कोई। अच्छा, सियासत में जो आपका सफर रहा है ना, सिफर से शिखर का कह सकते हैं। बीडीसी से चुनाव लड़ना स्टार्ट किया, और आपके पिताजी चीनी मिल में काम करते थे, बेटा गन्ना मंत्री बना। पिताजी खुश हैं अब? नहीं, बिल्कुल। पिताजी तो इस बात से ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो शुरू से वो भारतीय मजदूर संघ में भी थे, और आरएसएस से हमारा परिवार लगातार जुड़ा रहा। मैंने भी 8 वर्ष की अवस्था में शाखा शुरू करी थी, पहली बार ध्वज प्रणाम किया था। और बाल स्वयं सेवक। हाँ, और पिताजी को इस बात पे ज़्यादा खुशी होती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और गरीबों की मदद करता हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, लगभग 8 करोड़ से ऊपर की धनराशि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गरीबों के इलाज के लिए दी। शायद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पहला स्थान पीलीभीत का होगा जो इतना बड़ी धनराशि उन्होंने पीलीभीत के गरीब लोगों के लिए दी, जिनसे लोगों का इलाज हुआ, लोगों का को एक तरह से कह सकते हैं कि नया जीवन मिलने का काम हुआ। बदलते भारत का, बढ़ते भारत का, बदलते उत्तर प्रदेश का, बढ़ते उत्तर प्रदेश का, बदलता पीलीभीत और बढ़ता पीलीभीत। साल 2012 में आप बसपा से चुनाव लड़े थे, जी। चुनाव हार गए, 4,500 करीब के वोट। नहीं, मैं लगभग
3200 वोटों हाँ, से। 3200 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। फिर 2017 में आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए। 2012 से और 2017 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आप बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए, बसपा छोड़ा? क्या उसमें साल 2014 के नतीजे भी प्रभावित कर गए आपको? देखिए, कि अब मोदी लहर आ गया है? मैं सबसे पहले आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं। हाँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी में ब्लॉक प्रमुख का टिकट मांगा, लेकिन हमारे यहाँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता, एक ऐसी नेता थे कि वो नौजवानों को, युवाओं को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते थे, खासतौर से गरीब लड़कों को, कि जो काम करने वाले लोग हैं। वो गरीबों को कीड़ा मकोड़ा, गाली गलौज, थप्पड़बाजी, इसके अलावा दूसरा उन्होंने कभी काम नहीं किया। और ख़ासतौर से ओबीसी वर्ग को उन्होंने हमेशा अपमानित करने का काम किया। और मैं तो कहूँगा पीलीभीत के सभी वर्गों को अपमानित करने का काम किया। वो बीजेपी से ही नेता थे, और जहाँ तक मैं नाम जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा तो केवल ये कहना है कि उन्होंने पीलीभीत के लोगों को बेइज्जत करने का काम किया। और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मेरे रहते मेरे पीलीभीत परिवार के लोगों को कोई बेइज्जत करे, ये मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वो चाहे उस पर किसी को कोई आपत्ति हो। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था और निर्दलीय ही जीता था। उसके बाद मैंने 2012 में टिकट मांगा बीजेपी से, मुझे बीजेपी में टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने क्षेत्र में बहुत मेहनत करी थी। तो क्षेत्र के लोगों ने कहा कि भैया आप जैसा विजन वाला नेता हमको चाहिए और चुनाव आप लड़ जाइए। मुझे मायावती जी की पार्टी के लोग मिले और कहा कि आप हमारी पार्टी से लड़ जाओ। तो मैं उनकी पार्टी से लड़ने गया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं से एक सिंगल रुपया भी पार्टी में टिकट के नाम पे नहीं लिया गया। और मैं चुनाव लड़ा तो उस सीट पे समाज इसको बीएसपी को कभी भी 19-20 हज़ार से ऊपर वोट नहीं मिले थे। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा तो सारे लोगों ने एक तरफा होकर के मतदान किया और मैं चुनाव जीत की तरफ था। तभी कहते हैं ना कि सियासी चीज़ें, एक वहाँ सीओ थे पुलिस में, वो मुस्लिम वर्ग के थे, उन्होंने हिंदू कार्यकर्ताओं को उठा के पीट के बंद कर दिया और चुनाव थोड़ा हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ। और मैं जो वोट मुझे मिलने वाला था वो वोट थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो गया, बेहद करीबी अंतर से हारे हाँ। और 62,000 के आसपास लगभग जो मुझसे जीते थे उनको वोट मिला था। और बीजेपी को शायद उस समय उनको 46-47 हज़ार के आसपास वोट मिला था। तो उसके मैं तुरंत बाद, इलेक्शन के तुरंत बाद मैं बीजेपी में आ गया। और बीजेपी में आने के बाद मैं था तो पहले से बीजेपी में, मैंने अपने घर में वापसी करी। और घर वापसी के बाद मैं लगातार तब से, और जब तक जीवन है तब तक बीजेपी में रहूँगा। और जब तक जीवन है तब तक राष्ट्र की सेवा करता रहूँगा। एक नारा, आपका नारा नहीं कह सकते, बयान कह सकते, बड़ा वायरल हुआ था। इसको लेकर तमाम तरीके के विवाद हुए कि गाय के बाड़े में आप लेट जाएंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, गाय के ऊपर हाथ फेरते रहेंगे तो बीपी ठीक हो जाएगा। ये कौन से डॉक्टर ने आपको बता दिया? देखिए, ये मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बुक दूंगा। हाँ। ये एक विश्वविद्यालय की रिसर्च है। अच्छा। वो मैंने उसको डिटेल भी पूरी दी थी। गाय पालना, गाय का दूध अमृत के समान है। आप देखिए, इसका सीधा भैंस का जब ब्याती है तो उसका जो बच्चा होता है वो शांत लेटा रहता है। गाय जब ब्याती है तो ब्याते ही 1 घंटे बाद वो बछड़ा कूदने लगता है ना। तो गाय का दूध अमृत के समान है। और गाय के दूध पीने से बहुत सारे रोग अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। हमारे पहले सब लोग अधिकतर गाय का दूध ही पिया करते थे। और जहाँ तक गाय के गोबर की हम बात करें तो ये पहले फर्श नहीं होती थी, मिट्टी होती थी। हमारा त्योहार होता था या घर में कोई पूजा पाठ होती थी या शादी ब्याह होता था तो गाय के गोबर से ही घर को लीपा जाता था। उसके पीछे एक कारण ये था कि जितने बैक्टीरियाज हो, ये सब खत्म हो जाए। इसमें एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, मैंने उसी को आधार मान के ये बोला। मेरे आखिर के 2 सवाल है। क्रिकेट खेलते हैं आप? क्योंकि हम ग्राउंड पे, इसलिए मैं पूछ रहा था। बिल्कुल खेलता हूँ, मैं तो अभी रनिंग भी करूंगा लगभग 5-6 किलोमीटर। अरे वाह। बांग्लादेश
के साथ रिश्ते इस समय भारत के ठीक नहीं है। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। क्रिकेट को लेकर भी बांग्लादेश ने बगावत कर दी। आईपीएल का ब्रॉडकास्ट वहाँ पे रोक दिया कि हाँ आईपीएल नहीं दिखाया जाएगा। और यही नहीं, बांग्लादेश ने यह भी बोल दिया कि हम इंडिया में खेलने नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला है, क्योंकि हम वहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं। मैं पहली बात तो इस पर ये आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शक इसको देखेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा, जिंदा जलाया जा रहा, उनके साथ जो उनको मार दिया जा रहा। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी किसी के नेता का बयान क्या आप इस पे कुछ बोले? क्योंकि उनको मारने वाले लोग कौन है? वो जालीदार टोपी वाले लोग हैं। मैं इस पे भी आने वाला था कि बड़ा सिलेक्टिव नहीं हो गया? आपको लगता है कि बांग्लादेश में अगर अत्याचार हो रहा है तो इस पे आवाज नहीं उठ रही? आवाज नहीं उठ रही। और अगर कुछ हो रहा है तो अगर वही हमारे देश के वीर सिपाही पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पे जाके हमला करते हैं, वहाँ के आवाम को नुकसान नहीं पहुँचाते, तो उसकी सदन में वीडियो मांगी जाती है। तो ये इनका जालीदार टोपी वाला प्रेम है नहीं है? तो इनको जो 82% वोट है देश का, उससे 82% आबादी से कोई मतलब नहीं है, 18% से ही मतलब है। तो कांग्रेस तो उसमें सिमट के रह गई। अब जो समाजवादी पार्टी 27 में है, ये 18 सीटें जीत पाएगी। 18% की ये जो सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, बाकी इनको कोई वोट नहीं देगा। आपने प्रेडिक्शन भी कर दिया 18 सीटों का। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखिए कि अखिलेश यादव का कोई बयान आया क्या इस पे? कोई आया हो तो मुझे दिखाइए। कोई डिम्पल यादव इस पे कुछ बोली? धर्मेंद्र यादव बोले, अक्षय यादव बोले, आदित्य यादव बोले, उनके परिवार से कोई आदमी बोला, या समाजवादी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान इस तरह का आया कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल। चलते चलते में आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं। मैं कुछ एक नाम लूंगा, जो एक शब्द आपके दिमाग में वो नाम सुनते ही आएगा, आपको बोलना होगा। पहला नाम योगी आदित्यनाथ। संत हैं, कर्मयोगी हैं और अच्छे शासक भी हैं। अखिलेश यादव। 0। पीएम मोदी। सुपर 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 पावर सुपरमैन। राहुल गांधी। 0। असदुद्दीन ओवैसी। सामान्य सा एक MP, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो चलते चलते में इस बार हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में मंत्री संजय सिंह गंगवार। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए DD UP।